नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अब तक की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। शुरुआत लखनऊ की खबर से। लखनऊ में लोक भवन में सभागार जो है वहां पर शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक के लिए तैयारी जारी है। बता दें कि आज शाम 4 बजे लोक भवन में होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अब वो धीरे धीरे करके घड़ी आ रही है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज शाम को बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है और इसकी तैयारियां जारी हैं। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक लोक भवन में होगी। तमाम बीजेपी के जितने विधायक हैं सहयोगियों के साथ 273 तमाम जो है वो एक साथ जुटेंगे और सदन का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे ऑब्जर्वर के तौर पर और रघुवर दास भी पहुंचेंगे और उसके बाद मोहर लगेगी। ये महज औपचारिकता है। ये तय है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन ये औपचारिकता होती है। तमाम विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद सदन का नेता चुना जाता है। तो राजनीति से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें अलग अलग राज्यों से मिल रही है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। शाम 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष का नॉमिनेशन होगा। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा भरेगी। जेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको, वीसी खंडूरी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं रितु खंडूरी। कोटद्वार से चुनाव लड़ा और पूर्व कैबिनेट मंत्री को शिकस्त देने के बाद जीत हासिल की। अपने पिता की हार का बदला भी लिया और अब ये कहा जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलेगी। तो आज बड़ी खबर, शाम 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष का नॉमिनेशन होगा और इस बार पहली महिला स्पीकर होगी। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा भरेंगी और आपको बता दें कि जेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है। जौनपुर के सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि जिला प्रशासन मेरे घर के सामने बुलडोजर खड़ा करके घर गिराने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन हमें प्रचार के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो इस तरीके के आरोप सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव ने लगाए हैं। एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने जिला प्रशासन के ऊपर कि मेरे घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया है और अगर वो घर से बाहर निकलते हैं प्रचार के लिए तो उनके घर को गिरा दिया जाएगा। बहुत बड़ा आरोप है ये। घर के सामने बुलडोजर खड़ा किया गया। उनका ये कहना है कि घर गिराने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन हमें प्रचार के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। मनोज यादव ने ये वीडियो जारी करके जानकारी दी है। सामने बुलडोजर आज मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये शासन और प्रशासन का हताशा और निराशा पूरा दिख रहा है। आप जान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा करके हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि ये प्रत्याशी से भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी इस चीज को जान ले कि डॉक्टर मनोज कभी झुकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का सिपाही है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही है। ये कभी झुकेगा नहीं। ये वहम निकाल देना दिमाग से। एमएलसी को लेकर गहमा गहमी लगातार जारी है। कोई आरोप लगा रहा है और कोई निर्विरोध निर्वाचित हो रहा है। अब बांदा से बड़ी खबर मिल रही है। एमएलसी चुनाव से ही जुड़ी हुई बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव हैं और इसके लिए 9 अप्रैल को जो है वो वोट डाले जाने हैं और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जितेंद्र सिंह सेंगर बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी हैं। बांदा से ये खबर मिल रही है। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं जितेंद्र सिंह सेंगर।
निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उनकी इस जीत के लिए बधाई दी है। कोई और प्रत्याशी नहीं था, इसीलिए जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उनके सामने न सपा के प्रत्याशी थे, न ही अन्य प्रत्याशी थे, इसीलिए वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। इस जीत के लिए उन्हें बधाई भी दी गई है। और अब झारखंड से खबर है, जहां पर जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार के प्रति गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि भले ही सरकार में हैं, लेकिन सरकार के मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। जहां हम लोग जल, जंगल, जमीन बचाने का काम करते हैं, वहीं झारखंड में जल, जंगल, जमीन लूटी जा रही है। हजारीबाग जिला अंतर्गत सीसीएल के अमरपाली परियोजना में वन भूमि पर आरकेटीसी ज्वाइंट वेंचर द्वारा अवैध परिवहन को बंद करवाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सीता सोरेन ऐसा नहीं है कि पहली बार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही हैं। हेमंत सोरेन सीएम की भाभी हैं वो, इसके पहले कई बार सरकार को लेकर सवाल उठाती रही हैं, सरकार पर कई आरोप लगाती रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। कहा झारखंड में लूटी जा रही है जल, जंगल, जमीन। और रांची से हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सीता सोरेन पिछला जो सत्र था विधानसभा का, धरने पर बैठ गई थी और एक बार फिर से क्या वजह है, किस मांग को लेकर नाराज है अपनी ही सरकार से? जी, ये एक तरह का मामला लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है, जो कि जेएमएम के विधायक भी हैं, लेकिन अपने विभिन्न सरकार के विभिन्न मांगों को लेकर सदन के अंदर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बात सही तरीके से नहीं बताई जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। तो इसके कारण से आज धरने पर बैठी हुई है, क्योंकि हजारीबाग के टंडवा स्थित एक अमरपाली जगह है जिस जगह पे अवैध रूप से कारोबार हो रहा है, वहां के मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक उनकी बात तो नहीं सुनने के कारण वो आज धरने पर देख के इस तरह का बयान दे रही है। जी, तो क्या कोई भी नहीं पहुंचा विधायक उनकी ही पार्टी का उन्हें मनाने के लिए, आश्वासन देने के लिए? जी, जब तक यानी कि रही तब कुछ विधायकों ने, कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायकों ने उन्हें मनाने के लिए आए और उन्हें बोला गया कि आपकी बात तो आज मानी जाएगी, आज आप चले और अपने बयान जो भी बातें हैं आप रखें और आज आपकी बात, आपका जो भी समस्या है उसका समाधान भी किया जाएगा। लेकिन आज देखना ये होगा कि उनकी बात आखिर मानी जाती है, क्योंकि ये नई बातें, बहुत पुरानी बातें लगातार इन लोग के साथ होते रही। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पहली बार नहीं हो रहा है कि सीता सोरेन ने आवाज उठाई हो, एक बार फिर से वो आवाज उठा रही हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर अपनी ही सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। इसके पहले भी सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। पिछले सरकार की भी मिली भगत से ये अतिक्रमण चल रहा था और वन भूमि पर इस तरह की जो बीएलए और आरकेटीसी की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का है गाड़ी चलता है, और हमने इस पर जब आवाज़ उठाया सदन में, सदन को गुमराह करने वाली जवाब थी, सही जवाब नहीं मिला हमको। आज तक भी जो विभाग के जो पदाधिकारी है, वन विभाग के पदाधिकारी का सबसे बड़ा गलती है, उन्होंने ही छूट दे करके रखा है कि सीसीएल वन भूमि पर आज तक की वहाँ पर अतिक्रमण करके गाड़ी चल रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। बता दें कि अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति कल जामनगर में INS वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगे।
और अब बिहार से खबर है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को करारा झटका लगा है। पार्टी के सभी तीनों विधायकों ने बुधवार को भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने वीआईपी नेता मुकेश सहनी पर बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुकेश सहनी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अति पिछड़ा समाज के बेटे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जिस तरीके से वर्बल एब्यूज लॉन्च किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द के प्रयोग के लिए माफी मांगनी चाहिए। और वो आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनको बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर उनको अपने विभाग के माध्यम से दलित पिछड़े समाज का एक लार्जर इंटरेस्ट में काम करना चाहिए था, कल्याण के काम करने चाहिए थे और अपने कद को बड़ा करते। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है कि छोटे दलों को तोड़कर अपने में मिलाओ। मुकेश सहनी से कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शराब में गरीबों दलितों का जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो हमें उठाकर जोर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शराब में गरीबों दलितों का जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो हमें हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। बीजेपी ने एक बार फिर मुकेश सहनी की नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने मुकेश सहनी के पूरे कामकाज पर सवाल उठाया और कहा कि उनको बताना चाहिए कि उन्होंने आज तक मछुआरा समाज के लिए एक भी काम किया है। एक दिन वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन है। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दे जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दे। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। अब खबर जौनपुर से है। यहां पर बाबा के बुलडोजर की गरज फिर से सुनाई दी है। जौनपुर शहर स्थित बरनवाल ज्वेलर्स पर बाबा का बुलडोजर चल गया। दरअसल ज्वेलरी शॉप सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। प्रतिष्ठान के मालिक का कहना है कि नजूल की भूमि के रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि नजूल की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण काम कराया गया था। ध्वस्त करने के संदर्भ में नोटिस जारी कर दी गई थी। गुरुवार को पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध निर्माण कार्य पर बुलडोजर चला दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर की है। चुनाव में बड़ी चर्चा हुई बाबा के बुलडोजर की। योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर वाला भी कहने लगे कई लोग। और अब देखिए जौनपुर में चुनाव के बाद बाबा के बुलडोजर की गरज फिर से सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं। शहर के बरनवाल ज्वेलर्स
पर बाबा का ये बुलडोजर चला, क्योंकि अवैध तरीके से दुकान बनाई गई थी, ज्वेलरी शॉप सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और जब तमाम दस्तावेज खंगाले गए तो ये इस बात का नोटिस भी दिया गया कि इसको हटा लीजिए या तोड़ दीजिए खुद ही, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। लेकिन प्रतिष्ठान के मालिक का कहना है कि नजूल की भूमि के रजिस्टर में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी वो मानने को तैयार नहीं थे और उसके बाद हुआ वही जो अक्सर होता है, यानी बुलडोजर चल गया दुकान पर और ये जो दुकान है वो ध्वस्त कर दी गई। जब इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट से बात की, उनसे पूछा गया तो कहा उन्होंने कि नजूल की भूमि पर अवैध रूप से ये निर्माण कार्य कराया गया था जो हमने तोड़ दिया है। ध्वस्त करने के संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया था और पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और अवैध निर्माण कार्य को देखिए जरा किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। और अब रांची से खबर है। रांची में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पत्नी निर्मला देवी को रांची व्यवहार न्यायालय ने उनके फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें कि दोनों को चिरुडी गोलीकांड में सजा सुनाई गई है। वहीं सुनवाई के दौरान विधायक बेटी अंबा प्रसाद भी मौजूद रही। और अब बात करते हैं परीक्षाओं की। झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा 20 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि इंटर के एग्जाम 25 अप्रैल को समाप्त होंगे। दोनों परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस मैट्रिक परीक्षा में 3,99,010 विद्यार्थी और इंटर में 2,81,436 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। जेएससी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मैट्रिक परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य भर में 1,256 सेंटर बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्र पर कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया है। पहले तो हम लोगों ने पूरे कैंपस की सफाई करवाई और क्लासरूम्स की सफाई करवाई, सैनिटाइज करवाए हैं सबको। उसके बाद बच्चे जब आज एग्ज़ाम के लिए पहुँचे तो उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रवेश कराया गया है और एंट्रेंस पर उनको मास्क देखा गया, मास्क है कि नहीं है, और सैनिटाइज किया गया उनके हाथों को और उनका टेम्परेचर भी माप के फिर उनको क्लासरूम में। कहते हैं एक पिता बेटियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन गाजियाबाद में तो एक पिता ने ही बेटियों का कत्ल कर दिया। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर टीना शाहबाजपुर गांव के रहने वाला तसतवीज अब अपनी 2 बेटियों के लिए काल बन गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी मासूम सी 5 साल की और 11 साल की बेटियों की गर्दन चाकू से काट डाली। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने आरोपी सतवीर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल तीनों जो लोग हैं पुलिस वहां पर पहुंची है, उनसे पूछताछ भी की गई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद चल रहा था। पत्नी अपनी दोनों बच्चियों के साथ मायके में रहती थी, लेकिन आज घर में पूजा के लिए आई हुई थी, जहां कलयुगी बाप ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के छितौनी में गंगा किनारे एक आश्रम में बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके की गई है। खबर मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी कि इस तरह से उनकी जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस ने आके देखा तो उनका जो किसी डंडे या अभी फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम में निकल के आएगा कि भाई किस चीज़ से हत्या की गई है। डंडा भी वहाँ मिला है एक, और जो सब्जी काटने वाला चाकू है वो भी उन्हीं के उसमें पड़ा हुआ था। तो संभवतः कि ये कोई ना कोई जानकारी आदमी है जो आके बैठा है, क्योंकि जो क्षेत्र है कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही है कि भाई जो भारी बात भी कोई आके करे। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि कुछ लोग कल शाम को जिनके बैठते।
तो यूपी की खबरों के बाद आगे बात होगी उत्तराखंड की अहम खबरों की, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे देवभूमि समाचार।